देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। सूरज सताएगा, जी हां, इतना तो तय है क्योंकि मार्च के महीने में ही दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। मार्च अभी खत्म नहीं हुआ है, अप्रैल का महीना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली और पूरे उत्तरी भारत में मई जून वाली गर्मी महसूस की जा रही है। जिस तरह से दिल्ली के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, पूरे उत्तर भारत में दोपहर में गर्म हवाएं मार्च के महीने में ही महसूस की जा रही है। पारा 40 पर पहुंच गया है। ऐसे में अगले महीने क्या हालात होंगे, ये सोचकर ही लोग सहम जा रहे हैं। कुछ जगहों के तापमान के बारे में अगर बात करें तो नरेला में सबसे ज्यादा 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 10 डिग्री अधिक है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लोधी रोड में 40 डिग्री, गुरुग्राम में 40.5, आयान नगर में 40.2, नजफगढ़ में 40.7, पीतमपुरा में 41.1 और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 41.5 डिग्री सेल्सियस मार्च के अंत में ही जब तापमान हो गया है, तो आप सोचिए कि अप्रैल, मई और जून में हालात क्या होंगे। दोपहर में ही सड़कें सुनसान होने लगी है। गर्म हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तेज धूप ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। सिर्फ उत्तरी भारत ही नहीं, दक्षिण में भी हालात बिगड़ने की पूरी संभावना मौसम विभाग के अधिकारी बता रहे हैं। बीते 5 सालों के अगर तापमान पर नजर डालें तो 2019 में मार्च में 33.1 डिग्री और अप्रैल में 38 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया था। 2020 की बात करें तो मार्च में 35 डिग्री, अप्रैल में 36.6 डिग्री और मई जून में तापमान 46 डिग्री तक 2020 में दर्ज किया गया था। 2021 की बात करें तो मार्च में 32 डिग्री से ऊपर, अप्रैल में 37 डिग्री से ऊपर और मई जून में 43-44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था। और 2022 में मार्च के महीने में ही पारा 40 तक पहुंच गया है और ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो कहते हैं इलाज से ज्यादा अच्छा होता है बचाव। तो इस तेजी से बदलते मौसम में और आने वाले समय में जो पारा चौंकाने वाली स्थिति में पहुंचने की संभावना बन रही है, सूरज आग उगलता दिखेगा, तो वैसे में बचाव सबसे बेहतर तरीका है। और बचाव कैसे किया जा सकता है, ये जानकारी हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, वो आपको देंगे। जीना सीखो सुदर्शन न्यूज पर भी आपने देखा होगा ये खास कार्यक्रम। इसके आचार्य मनीष आयुर्वेद के विशेष ज्ञाता हैं और आयुर्वेद के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते रहे हैं। आचार्य मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही डॉक्टर शशिनाथ महेंद्र झा जुड़े हुए आयुर्वेदाचार्य हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पहले शशिनाथ महेंद्र झा जी के पास चलेंगे। शशिनाथ जी, किस तरह से इस बदलते मौसम को आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि मौसम बदलने के साथ ही डॉक्टर के पास मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है, तो उन्हें आभास हो जाता है कि लोग क्या गलती कर रहे हैं, उनकी जीवनचर्या में क्या गलत हो रहा है और क्या उन्हें करना चाहिए। तो इस तेजी से बदलते मौसम के बारे में आपकी राय क्या है और फिर लोगों को क्या सलाह आप देंगे, ये भी जानना चाहेंगे। शशिनाथ जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, बिल्कुल सही आवाज आ रही है जी। जी सर, ऐसा है, जो गर्मी का मौसम है जो इस बार थोड़ा जल्दी आ गया जी। जब भी मौसम बदलता है, अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें, पुराणों की बात करें, तो उसमें संधि काल बोला गया कि एक मौसम जा रहा है, दूसरा मौसम आ रहा है जी। इसको संधि काल बोला गया। तो संधि काल के अंदर अपने शरीर को अगले मौसम में तैयार करने के लिए शुद्धि का प्रावधान है, क्लीनिंग का प्रावधान है। जैसे बोला भी गया आयुर्वेद में, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि शुद्ध देह वाला मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जीता है। तो उसका तरीका क्या बताया? व्रत।
इसीलिए जब संधि काल होता है तभी भारत में नवरात्रों की व्यवस्था है, नवरात्र मनाए जाते हैं जिसमें अपने बॉडी को क्लीन करना होता है। जैन भाइयों के चलिए आते हैं, मुसलमान भाइयों के रोजे आते हैं, इस तरह पूरे त्योहार बनाए गए। लेकिन साइंटिफिक लॉजिक क्या है? अपने शरीर की सफाई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दुनिया को, देश को ये बोलना चाहूंगा कि अब जो नवरात्रे आए इसको पूरी तरह फलाहार, जूस, फ्रूट, नारियल पानी, इनके अलावा कुछ भी ना खाएं, क्योंकि भारत में व्रत ना होके अब चरत बन गए हैं। आजकल ज्यादा खाया जाता है। हमें भी फोन आएगा, सर ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, जबकि विधान क्या है? शरीर को खाली छोड़ना। खाली छोड़ने से शरीर अपने अंदर की रिपेयरिंग कर लेता है, रिजिन्युएशन कर लेता है और डिटॉक्स कर लेता है अपने आप को, ताकि अगले मौसम में, अगले मौसम के हिसाब से हमारी कोशिकाएं, हमारे ऊतक और हमारे अंग उस मौसम के अनुरूप अपने आप को ढाल ले। तो व्रत करना सबसे बेस्ट तरीका है मौसम बदलने के टाइम पर। बिल्कुल। आचार्य मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी क्या सलाह है लोगों के लिए, ये भी जानना चाहेंगे। आचार्य मनीष जी। जी सर, ये मैंने ही मेरी सलाह दी थी आपको जी। अच्छा, मैं यही कहना चाहूंगा कि उपवास लंघन परम औषधम, ये भी आयुर्वेद का ही श्लोक है कि व्रत रखो, उपवास करो और प्रॉपर हमेशा के लिए स्वस्थ और सुखी रहो। ये आयुर्वेद में हजारों साल पहले वर्णित है जी। तो शशिनाथ जी के पास चलते हैं। शशिनाथ जी, आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को? चलिए, संभवतः शशिनाथ जी से जुड़ नहीं पा रहे हैं हम। एक बार फिर आचार्य मनीष जी के पास चलेंगे। मनीष जी, आपने ये तो बता दिया कि चलिए अच्छी बात है, संधि काल में शरीर के शुद्धिकरण की जो व्यवस्था है हमारे सनातन परंपरा में, वो इन्हीं वैज्ञानिक अवधारणाओं की पुष्टि करता है कि सनातन कितना वैज्ञानिक है और कितना सटीक है, सबसे बेहतर तरीका है जीवन यापन का। और लोग जो दिनचर्या बदल रहे हैं, मॉडर्न लाइफ स्टाइल के नाम पर जो कर रहे हैं, वो भी आप उससे अनजान नहीं हैं। तो ऐसे में लोगों को और एहतियात बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका जीवन का जो तरीका है रहने का वो काफी बदल चुका है। तो क्या वही उपाय कारगर साबित होंगे? जो हमारी वैदिक संस्कृति में, सनातन संस्कृति में उपाय बता गए, सुबह सूरज उगने से पहले उठना जी, वो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो सूरज के साथ सेटल्ड है। सूरज उगने से लेके सूरज डूबने तक हमारी बॉडी क्लॉक सेटल्ड है। आप नोटिस करो, जितने भी पक्षी हैं, जानवर हैं, पक्षी, तोता, चिड़िया जो भी हैं, ये दिन में सूरज उगने के टाइम पे दाना चुगते हैं। लेकिन इंसान एक ऐसा जानवर है जिसको रात को 12 बजे भी शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, कस्टर्ड, खीर चाहिए। तो हमारे खाने बिगड़ चुके हैं, हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ चुका है। तो न सनातन संस्कृति में जो नियम थे उनको अपनाने से ही हम बॉडी को रिजनरेट कर सकेंगे और मौसम बदलने के जो प्रभाव है वो हम पर नहीं आए। वो एक ही तरीका है कि हम मौसम के अनुसार जो तत्व हैं, 5 तत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों को बैलेंस करें। जैसे सुबह सूरज उगने से पहले उठें, उठते ही 1 या 2 गिलास पानी धन्यवादी भाव में भगवान को थैंक यू बोलते हुए, जल देवता को थैंक यू बोलते हुए उसको धीरे धीरे आचमन की तरह ग्रहण करें, यानी कि घूट घूट करके पिए। उसके बाद नंगे पांव कम से कम 20-30 मिनट उगते सूरज में नंगे पांव घास पे घूमें ताकि धरती तत्व पूरा हो जाए। तो ऐसे अगर हमने तत्वों को पूरा कर लिया और अपने मन को भी उस स्थिति में रख लिया, मन स्थिति और तन स्थिति दोनों में फर्क पड़ेगा। मौसम का कोई प्रभाव नहीं आएगा अगर मेरी बॉडी अंदर से स्ट्रांग है। मेरी बॉडी वीक है तो मुझे हल्की सी हवा चलेगी तो भी जुकाम खांसी हो जाएगा, ज्यादा गर्मी लगेगी तो मुझे लू लग के मेरे को प्रॉब्लम आ जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो सारा जो सिस्टम है वो अपने अंदर को स्ट्रांग करने का है। जिस व्यक्ति ने अपने अंदर को स्ट्रांग कर लिया वो बाहर किसी भी शक्ति से लड़ने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल मनीष जी, आपने जो बताया वो मेरे विचार से आप लंबे समय से लोगों को बताते आ रहे हैं, तो जानकारी तो अधिकांश लोगों को है, लेकिन जो दिनचर्या है उस दिनचर्या के हिसाब से ये जो क्या कहें इसे नियत तरीका है उसका पालन किया जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। शशिनाथ जी के पास चलते हैं। शशिनाथ जी, ये जो तेजी से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है ये काफी नुकसानदेह हो सकता है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? आवाज आप तक पहुंच रही है शशि जी? यस, हाँ, नमस्कार जी, बताएं।
आपकी क्या राय है? अभी बहुत अच्छा वैद्याचार्य आज मनीष जी ने बता रहे थे जी। उन्होंने ग्लोबल बहुत लंघनम जरा व्याधि नाम है। हमारे आयुर्वेद की परिभाषा ही है कि हिता हितम दुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम च तंच यत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। तो आयुर्वेद में हमारे आयुर्वेद, आध्यात्म और साइंस तीनों का समन्वय होना चाहिए। इसमें हम जो भी करते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के जमाने में, तो हमारे चरक संहिता में ये बहुत पहले से ये सभी वर्णित है। और हमको आहार विहार, हमको त्रिदोष, त्रिगुण, पंच तत्व और सप्त धातु, ये चारों को ही दीज आर एसेंशियल एलिमेंट फॉर एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उसमें ये जरूरी है। त्रिदोष, वात पित्त कफ, त्रिगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, पंच तत्व से यह बना हुआ शरीर, क्षिति जल पापक गगन समीरा, वो पंच तत्व का भी प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। और सप्त धातु जिससे सप्त ऑर्गन बनते हैं, रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सभी सम होना चाहिए। शम दोषा समाग्निश्चा, शम धातु मल क्रिया, दो धातु मल यदि बैलेंस होंगे तो हम स्वस्थ होंगे। और स्वस्थ होने के लिए आज तक दिन बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग में जैसे गर्मी का जल्दी आना, वातावरण का चेंज होना, इस सब का प्रभाव हमारे तन मन पर पड़ता है जी। और इससे बचने के लिए हमको रूटीन वे में आहार विहार पर से ही इसको संतुलित किया जा सकता है। तो हम आहार विहार में त्रिदोष को शरीर रक्षा खंड धर्म साधनम, आयुर्वेद में कहा गया है कि यदि शरीर स्वस्थ है तो सभी धर्मों का पालन किया जा सकता है। हम सभी को कुछ रख बिल्कुल सकते हैं। शशि जी, आप सारी बातें तो बता रहे हैं, लेकिन क्या हम ये नहीं भूल जा रहे हैं कि नियम का पालन करने के लिए संयम और मानसिक सबलता की आवश्यकता होती है। और आज के समय में जब वर्क कल्चर है और वर्क आवर काफी अलग है, तो इन नियमों का पालन करना मुश्किल हो जाता है। तो उन लोगों के लिए भी कोई उपाय है क्या? एकदम है, उसी पर मैं आ रहा हूँ जी। ये फास्ट लाइफ में जो हम इसको संतुलन करना है, तो हमारे किचन में ही सारी औषधियां उपलब्ध हैं जिससे आप इसको बैलेंस कर सकते हैं जी। जैसे सुबह में अल्कलाइन वाटर पीना, जैसे टॉक्सिक जो साग सब्जी के टॉक्सिक है तो उसको सुबह में उठ करके पानी पी सकते हैं आप। कितना भी फास्ट लाइफ होगा तो आप यदि 1 गिलास पीते हैं तो उसकी मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। उसके बाद आध्यात्म, योग और आध्यात्म दिनचर्या में थोड़ा सा 10 से 15 मिनट, आधा घंटा अपने शरीर को दीजिए, योगा प्राणायाम। उसके बाद फिर आप जो वर्क करते हैं मानसिक रोग जिससे सत्वगुण और रजोगुण तमोगुण विचलित होता है, विकृति पैदा होती है, उस पर भी आपको प्राणायाम योगा से उस पर भी संतुष्टि करनी है जी। खाने में नहीं है, खाना तो अपने बस की चीज नहीं है। खाना तो जो घर में जो होटल में बनेगा वही खाएंगे। लेकिन यदि ग्लोबल वार्मिंग से अपने आप को बचाना है तो आपको अपने निचले स्तर से हम लोगों को भी अपने किचन में जो रखी हुई चीज वस्तुएं हैं उसका शोधन करना चाहिए जी। शोधन करके यदि लेते हैं और नेचुरल प्राकृतिक चीजों का ज्यादा उपयोग करते हैं तो बड़ा अच्छा उसका शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे पंचगव्य का यूज करते हैं जी, पंचगव्य का यदि यूज करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। रासायनिक खातर का उपयोग नहीं करके सेंद्रीय खातर का उपयोग करते हैं तो उससे बड़ा अच्छा पैदाइश होती है। तो हम लोग को ये छोटी छोटी घरेलू सामानों का जो उपयोग है जी, तज है, लिंडी पीपर है, मसाले हैं, इस सब का मात्रा से उपयोग करके इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाया जा सकता है। बिल्कुल, किचन ही हमारे हर समस्या का समाधान उपलब्ध करा देता है, लेकिन अगर आयुर्वेदिक पद्धति से हम अपने भोज्य पदार्थों को नियमित करें, उन्हें किसी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो, इस बात का ध्यान रखें, तो काफ़ी समस्या का समाधान हो सकता है। आचार्य मनीष जी, ये जो वर्क कल्चर है, हमारे समय की अलग अलग स्थितियां बन गई है और जो नियमित
पालन किया जाना चाहिए दिनचर्या के लिए, वो संभव नहीं हो पाता है। तो आपसे भी चाहेंगे, क्या सलाह देंगे ऐसे लोगों को जो कभी नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, कभी मॉर्निंग शिफ्ट में काम करते हैं और हर समय काम ही काम करते रहते हैं, दौड़ धूप जिनकी रहती है, बाहर निकलना इस गर्मी में उनके लिए और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, तो उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो सूरज है, ये सूरज, इसको देवता क्यों कहा गया? क्योंकि ये जीवनी शक्ति है जी। बिना सूरज के आप किसी भी तरह की फसल का, किसी भी तरह के भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। तो पहली बात तो हमें सूरज को दोस्त समझना होगा। जैसे आपने बोला, लोग आजकल सूरज में निकलते हैं, बीमार हो जाते हैं, तकलीफ आ जाती है, क्योंकि शरीर में जान नहीं है, क्योंकि शरीर की कैपेसिटी वीक है, क्योंकि आपने बोला वर्क कल्चर की वजह से भी है, डाइट की वजह से भी है और स्ट्रेस की वजह से भी है। तो हमें तीनों चीजों पे काम करना पड़ेगा। और जितने भी लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, मैं बोलूंगा नाइट शिफ्ट में लगातार कभी काम नहीं करना चाहिए। अगर आप लगातार नाइट शिफ्ट में काम करोगे तो बॉडी की क्लॉक बिगड़ जाएगी, जो नेचुरल बॉडी क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और आप बीमार पड़ेंगे। तो हो क्या जाना चाहिए, 7 दिन नाइट शिफ्ट और 7 दिन डे शिफ्ट, ऐसे करके अपने आप सिस्टम को चेंज करके सेट करो ताकि आपकी बॉडी क्लॉक प्रॉपर काम करे। और दूसरी जरूरी बात, नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कभी भी रात को रात्रि में भोजन ना करें। लेकिन मैंने देखा जो कॉल सेंटर कल्चर है आजकल, जिसमें नाइट शिफ्ट में काम होता है, वहां पे बर्गर, पिज्जा, पैटीज, ये सब चीजें चल रही है जो नहीं होना चाहिए। अगर खाना पड़ता भी है तो फ्रूट्स खाएं, नारियल पानी पिएं या सैलेड्स खाएं। हैवी चीज रात को नहीं ले, क्योंकि पाचन तंत्र रात को हजम करने के लिए नहीं बना। खाना भी सूरज उगने के बाद और सूरज डूबने तक समाप्त कर लेना चाहिए, हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए। और सूरज को दुश्मन ना मान के अपनी बॉडी को इस लायक बनाओ कि आप जितनी मर्जी गर्मी में बाहर निकलें, सूरज आपका कुछ ना बिगाड़े, बिकॉज आपकी बॉडी की सहन शक्ति। चलिए, ये तो अंदरूनी ताकत की बात हुई। आदमी एक दिनचर्या से इस अंदरूनी ताकत को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके लिए भी समय चाहिए, एक नियमित साधना होनी चाहिए, तब अंदरूनी शक्ति आती है। शशि जी, हम चाहेंगे कि आप अभी, क्योंकि वो समय नहीं है बदलाव का, जिस तेजी से मौसम बदल रहा है उस हिसाब से हम खुद को बदलकर अडेप्ट कर सकें उन परिस्थितियों में, तो फौरी तौर पर क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए? अगर बाहर निकलना हो किसी को इस धूप में, उसे क्या उपाय अपनाना चाहिए? ये साइंस है कि हीट गेन हीट लॉस जी। हम किसी ईच एंड एवरी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू बी इन इक्विलिब्रियम। इस संसार में सभी चीजें ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है। और साइंस का भी सिद्धांत है कि हीट गेन हीट लॉस। हम शरीर में हमारे अंदर की जो ये त्रिदोष है, जैसे पाचक पित्त है, रंजक पित्त है, साधक पित्त है, ये भी बैलेंस होने चाहिए। तो इसके लिए हमको अंदर में तो ठंडी चीजें का सेवन करनी चाहिए, जिसमें जैसे पानी ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कभी पचता नहीं है शरीर में, ये कैटलिस्ट का काम करता है। तो अंदर जो मल जो पैदा होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमको अल्कलाइन फूड, एसिडिक नहीं होगा। जितना शरीर एसिडिक होगा उतना हम रोगी होंगे, और जितना शरीर अल्कलाइन होगा उतना बीटा सेल्स बढ़ेंगे और सहन शक्ति बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। ये जो कोरोना के पोस्ट कोरोना काल में जो अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं कि कोरोना के कारण उनका पैंक्रियाज खराब हो गया है, 7 ऑर्गन जो है, किसी का किडनी खराब हो गया है, किसी के थायराइड बढ़ गए हैं, किसी की, ये सब तो सॉफ्ट ऑर्गन पर जो एंटीबायोटिक्स का असर है इसको भी बैलेंस करना होगा। और वो हम नेचुरल फूड से ही, मिथ्या आहार विहार से बच के ही कर सकते हैं। तो हमको अपने बाहरी साइंटिफिक ढंग से जो अल्कलाइन फूड खाना चाहिए, हमको रस का, जूस का, वैद्यराज ने कहा ही है कि जूस का अच्छा सेवन करना चाहिए, सभी तरह का हरी साग भाजी का सेवन ज्यादा करना चाहिए, जिससे इलिमिनेशन, डोसा इलिमिनेशन एक थेरापी है, जिसमें पंचकर्म का भी यूज किया जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर शशि जी, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन आपने एक चीज कही है, हम चाहेंगे कि दर्शकों को उसके बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी हो। आपने कहा ठंडी चीजों का सेवन करना, और आज के समय में ठंडा पानी पीने का एक शगल हो चुका है। कहीं से भी घूम कर आए तो ठंडा पानी, बर्फ मिलाकर पानी, और गर्मी में तो ये और भी देखने को मिलता है। तो क्या इससे बचना चाहिए लोगों को, क्या सलाह देंगे?
नहीं, हाँ, ठंडा पानी तो नहीं, कतई नहीं पीना चाहिए जी। क्योंकि हमारे शरीर का ब्लड का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो पित्त का टेम्परेचर है 47 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ठंडा चीज का सेवन करना भी उसकी प्रकृति अल्कलाइन हो, एसिडिक नहीं हो। जैसे कि कांदरजा की भाजी है, कलिंगन का जूस है, तरबूज का जूस जिसको बोलते हैं, खीरा है, ककड़ी है, ये सब ठंडा होता है, कफवर्धक है जी। जो कफवर्धक दवा होगा वही पित्त का शमन करेगा। तो हम ठंडा करने से हम ये अब कंप्रेस्ड नाइट्रोजन कंप्रेस्ड गैस जो होता है उसके कारण, अमोनिया के कारण जो कंप्रेस करके ठंडा करता है उसकी चर्चा हम नहीं करते हैं जी। ठंडी चीज जो जिसका गुण धर्म है, शीत निरोधक है, गिलोय का जूस पिए। ये नवरात्रि में 9 दिन तक आप लिमड़े के अंतर छाल का रस पिए। बिल्कुल, वो सभी चीजें जिसकी तासीर ठंडी हो, जो छूने में ठंडा लगे वो नहीं जी। आचार्य मनीष जी के पास चलते हैं। हालांकि शशि जी ने पहले ही जिक्र कर दिया, लेकिन हम ये सवाल आपसे पूछना चाहते थे क्योंकि आप किस तरह से जीवन को और बेहतर जिया जाए इस पर लोगों को सलाह देते रहते हैं। तो ये फ्रिज और एसी, आचार्य मनीष जी, गर्मी के दिनों में काफी राहत वाली चीजें हैं, तो क्या लगता है कि लोग इसके फायदे और नुकसान को समझते होंगे? नहीं, फ्रिज और एसी ये फायदे की चीजें नहीं है। आपको सच बताऊं तो फ्रिज और एसी की वजह से आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है जिसको हम बोलते हैं CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज। किडनी फेलियर के पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि जब आप एसी में रहते हो तो बॉडी के पसीना नहीं निकलता, आपकी सेकंड किडनी एक्टिव नहीं होती क्योंकि हमारी जो स्किन है वो हमारी एक किडनी है, एक तरह का पसीना भी हमारी बॉडी का वेस्ट है, फ्लूइड्स है। और जो आप एसी में बैठते हो तो भी यही प्रॉब्लम है, और आप ठंडा पानी पी रहे हो तो भी आप बॉडी में जो टेम्परेचर है उसको डाउन कर रहे हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हो और किडनी को क्लेदक कफ बढ़ता है। ठंडा पानी पीने से क्लेदक कफ बढ़ता है, पित्त की खराबी होती है और जिसका इफेक्ट किडनी फेल के रूप में आता है। तो आज भारत में किडनी फेल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसीलिए हम लोगों ने चंडीगढ़ में अभी कुछ दिन पूर्व स्पेशल फॉर किडनी पेशेंट एक आयुर्वेदिक हिम्स के नाम से हॉस्पिटल भी शुरू किया है। और आप हैरान होगे, अगर मेरे पास 100 पेशेंट आते हैं तो 90 किडनी फेल वाले आते हैं उस पेशेंट में, उस हॉस्पिटल में। और उसमें भी कितने तो कोविड के बाद की जो मेडिकेशंस है, वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट है, उसकी वजह से लोगों की किडनियां फेल हो रही हैं। तो ये बहुत सारे कारण है, पसीना नहीं निकलना, ठंडा पानी पीना, स्ट्रेस में रहना, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी आजकल स्ट्रेस भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम है ना जी। अब हर चीज में तनाव बहुत ज्यादा लेते हो, तो इसके लिए मैं लोगों को सलाह दूंगा अपना डोज को ठीक करो। DOSC डोज, D फॉर डोपामिन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन, E फॉर एंडोर्फिन। और ये ठीक होता है भगवान के पास, प्रकृति के पास रहने से, प्राकृतिक चीजों को इस्तेमाल करने से और प्रकृति के बताए हुए नियमों पे चलने से ऑटोमेटिकली डोज लेवल सेट रहेगा और आप अंदर से खुशहाल भी रहोगे और इम्यून भी रहोगे, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी आपकी। बिल्कुल। डॉक्टर शशि जी, और अगर कोई आपात स्थिति आ ही जाती है इस गर्मी के कारण, कभी लू लगना, कभी हीट वेव का शिकार हो जाना, और सरदर्द तो सबसे आम समस्या है, तो ऐसे में लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? क्योंकि अंग्रेजी दवाएं तो तुरंत राहत पहुंचा देती है लेकिन वो हालात और बिगाड़ देती है आगे के लिए, तो घरेलू कुछ नुस्खा? ये जो किसी भी तरह का मानव शरीर में कोई भी यदि दर्द होता है तो उसका कारण है, साइंटिफिक कारण है कि सर्कुलेशन इन द ब्लड सर्कुलेशन कॉजेज पेन। तो ब्लड सर्कुलेशन कब डिस्टर्ब होगा? जब रंजक पित्त बढ़ेगा। तो मीन्स रंजक पित्त कब बढ़ेगा? जब बाइल सर्कुलेशन। अब खट्टी चीजों का खाना त्याग कीजिए, खट्टी चीजें दही है, कड़ी है, आमली है, कोकम है, लिम्का, थम्स अप, पानी पूरी, ये सब चीजों का यदि त्याग करते हैं तो बाइल, ये साइंटिफिक यहाँ भी साइंस ही है कि हमारे ब्लड का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और पित्त कोई भी गर्मी, 2 माइल्ड एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है जी। जैसे कि साइट्रिक, दही में है लैक्टिक एसिड और नींबू में है साइट्रिक एसिड, तो 2 माइल्ड एसिड बनेगा तो एक H2SO4 बना देगा। और H2SO4 का हाइड्रोजनेशन होगा तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करके H2O के साथ CO2 प्लस H2O, तो CH2O ग्लूकोज और O2 ऑक्सीजन गैस बनाएगी। तो हम लोग ये कहते हैं कि साइंटिफिक ढंग से ऐसे चीजों के अल्कलाइन चीजों का प्रयोग करें, हर धातु चीजों का प्रयोग करें जिससे कि बाइल सेक्रेशन कम हो, क्योंकि पाचक पित्त पचाने के लिए जरूरी है। पहले ही मैंने कहा था कि ये एसेंशियल है
बातचीत का पैसेंजर है, लेकिन सब में होना चाहिए। बिल्कुल, ये उसका तालमेल चाहिए। बिठाकर रखा जाना है, ये आवश्यक या। है। और काफी महत्वपूर्ण या। जानकारी आचार्य मनीष और डॉक्टर शशिनाथ जी आपने कम समय में हमारे दर्शकों को दी। हम उम्मीद करते हैं दर्शक इससे लाभान्वित होंगे और आने वाले समय में जो सूरज सताने को तैयार दिख रहा है उससे थोड़ी राहत लोग अपनी दिनचर्या में बदलाव करके, अपने खान पान में बदलाव करके और जिस तरह से आप दोनों ने सलाह दी है उस सलाह का पालन करके आप राहत अपने जीवन में ला सकते हैं और इस भीषण गर्मी से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।